वो लड़का जो कभी सबसे कमजोर हुआ करता था, अब उसके इशारे पे फौज खड़ी हो जाती है। अब संग जिनू दुनिया की नज़रों में आ चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे जिनू कैसे अमेरिकन हंटर ब्यूरो वालों से डील करता है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। जेजू आइलैंड रेड के बाद तो हर तरफ हंटर संग जिनू ही की धूम मची हुई थी। मतलब प्लेंटी ऑफ नॉइज एवरीवेयर। कोई कह रहा था, भाई साहब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। एक और बंदा बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कोई इतने सारे समझ क्रिएचर बुला सकता है। एक इमोशनल फैन ने बताया, मेरे माँ बाप 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर खो गए थे। और सुनो, एक ने तो कमाल ही कर दिया। हंटर संग जिनू के समझ को लड़ते देख मेरी 10 साल पुरानी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सब एक ही रट लगाए हुए थे। सो कूल। एक बोला, क्या ये हमारे देश का नेशनल लेवल का हंटर नहीं है? दूसरा थोड़ा शक करते हुए, अरे इतनी जल्दी हीरो मत बनाओ, अभी तो शुरुआत है। पहला वाला फिर जोश में, क्यों नहीं, उसने अकेले ही तो एस रैंक डंजन साफ कर दिया। वो बाकी एस रैंक वालों से बहुत अलग लेवल पर है ना? एक और समझदार आदमी बोला, हंटर संग जिनू के पास अभी तजुर्बा नहीं है। अगर वो काबिल होगा तो लोग खुद ही मान जाएंगे, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन सब एक बात पर सहमत थे, जो भी हो कमाल का था। ये तो समझो उसका एस रैंक बनने के बाद पहला बड़ा मिशन था, मतलब प्रैक्टिकली हिज डेब्यू। कुछ लोग हैरान थे कि एक ही रैंक हंटर अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। किसी ने पूछा, क्या हंटर संग जिनू वही है जिसका री अवेकनिंग हुआ था? पता चला बहुत लोगों को ये बात मालूम ही नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी जानकारी गुप्त रखने की अर्जी दी थी। सीधी सी बात है, लोग इस रेड के बारे में इसलिए बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें इसमें दिलचस्पी थी, और जब भी रेड की बात होती संग जिनू का नाम जरूर आता था। लेकिन कुछ आलोचना भी हो रही थी। लोग कह रहे थे, अगर वो जेजू आइलैंड रेड में थोड़ा पहले शामिल हो जाता तो हंटर मैन मियांग जिंदा नहीं होते। ये सवाल बड़ा गहरा था, और उसने पहले मना क्यों किया, और फिर अचानक क्यों शामिल हुआ जब उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। इस आलोचना से बचना मुश्किल था, क्योंकि वाकई में अगर वो पहले आता तो शायद कम जाने जाती। हाँ, कुछ लोग उसका साथ दे रहे थे, पर आलोचना करने वालों की आवाज ज्यादा बुलंद थी, क्योंकि ये सच था कि कई लोग मारे गए थे। मिन मियोंगू की तस्वीर फूलों से सजी हुई दिखाई देती है, और एक बड़ा सा स्मारक भी। हम देखते हैं कि जिनू उसी स्मारक पर मौजूद है, जहाँ और भी बहुत से लोग श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। माहौल काफी गमगीन है। वहीं पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगुन ही जिनू से मिलते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि कोई अकेला हीरो जंग खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इस बार जो हुआ उसे देखकर मुझे लगने लगा है कि मैं शायद गलत था। चेयरमैन आगे कहते हैं, अपना सिर ऊंचा रखो मिस्टर हंटर, तुम ही हो जिसने इस दर्दनाक कहानी का अंत किया है। शाहे इन भी जिनू को देख रही होती है भीड़ में से। जिनू भी उसे नोटिस करता है और थोड़ा शर्मा जाता है। फिर अगले पेज में जेजू रेड के कुछ आंकड़े बताए जाते हैं। ये चौथी जेजू रेड में 4801 हंटर ने हिस्सा लिया, जिसमें 727 आम अवेगनर थे और 64 अवेगनर और 32 आम लोग मारे गए। ये बहुत दुखद था, पर पिछली 4 कोशिशों के मुकाबले इस बार सबसे कम नुकसान हुआ था। इसके बाद चेयरमैन गोगुनी जिनू से पूछते हैं, क्या तुम कोई गिल्ड बनाने का सोच रहे हो? वो बताते हैं, एस रैंक हंटर वालों को गिल्ड मास्टर परमिट की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें एसोसिएशन को एक कॉल करना होता है। जिनू जवाब देता है, हाँ, और मन में सोचता है, मुझे इस मौके का फायदा उठाकर एस रैंक होने के फायदे जान लेने चाहिए। फिर चेयरमैन उससे पूछते हैं, क्या आपने जेजू आइलैंड पर किसी तरह का कोई बैरियर लगाया है? वो बताते हैं कि एक अजीब घटना हुई। कुछ लोग जो बाद में मैजिक क्रिस्टल लाने गए थे वो बेहोश हो गए। उसमें नाइट गिल्ड के ए रैंक और बी रैंक हंटर भी शामिल थे। चेयरमैन आगे कहते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा शायद तुमने कोई बैरियर लगाया हो और बताना भूल गए हो। जिनू साफ मना कर देता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चेयरमैन कहते हैं, अच्छा, जैसे मैंने सोचा था। फिर वो बताते हैं कि उन लोगों को कुछ याद नहीं कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। चेयरमैन परेशान होकर कहते हैं, असल में हमें ये भी नहीं पता कि उन पर किसी जादू से हमला हुआ है या नहीं। जिनू सोचता है कहीं चीटियों का कोई जादू तो नहीं रह गया था। तभी चेयरमैन का कोई आदमी आता है और कहता है, मेहमान उम्मीद से पहले आ गए हैं तो हमें निकलना होगा। चेयरमैन जिनू को उनके वक्त के लिए धन्यवाद कहते हैं। जिनू भी सोचता है मुझे भी अब निकलना चाहिए, और पार्किंग की तरफ बढ़ता है। पार्किंग में एक आदमी उसे रोकता है, क्या आप मिस्टर संग जिनू हैं? और फिर अपना परिचय देता है, हेलो हंटर संग जिनू, मैं सीनियर एजेंट एडम व्हाइट, यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ हंटर्स से। जिनू थोड़ा चौंकता है, ब्यूरो ऑफ हंटर्स? एडम कहता है, आप मुझे एडम कह सकते हैं। मैं आपसे आपके ऑफिस में मिलने गया था, पर आपको ढूंढना मुश्किल था। प्लीज समझिए कि मुझे आपसे ऐसी जगह पर मिलना पड़ा। जिनू मन में सोचता है, ऑफिस आया था। उसे याद आता है कि जिन्होंने उसे एक नोट दिया था, उसमें लिखा था कि कोई विदेशी उसे ढूंढ रहा है और 17 जुलाई तक कोरिया में रहेगा और चाहता है कि जिनू उससे जरूर मिले। जिनू पूछता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? एडम कहता है, मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एडम व्हाइट एक में रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, ये जानकारी आपको किसी और देश या संस्था से कभी नहीं मिलेगी सिवाय हमारे। जिनू पूछता है, आप मुझे
मुझे इस तरह की जानकारी क्यों देना चाहते हैं? एडम जवाब देता है, कुछ खास लोगों को ये जानकारी देने में हमारा भी फायदा है। एडम आगे बताता है, असल में तो सिर्फ मुझे ही आपसे मिलना था, लेकिन जेजू आइलैंड रेड से डिप्टी डायरेक्टर इतने प्रभावित हुए कि वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं। ये एक बहुत ही रेयर केस है। बाकी बातें डिप्टी डायरेक्टर आपको बताएंगे। एडम कहता है, मैंने यहीं पास में एक कार तैयार रखी है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? जिनू सोचता है, इन्फॉर्मेशन, मुझे यकीन नहीं कि ये जानकारी भरोसेमंद है भी या नहीं, और वो अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, मैं सोचकर आपको कॉल करता हूँ। जैसे ही जिनू जाने लगता है, एडम कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, बातचीत में आपके पास जितना अच्छा पत्ता हो उसे उतना ही छुपाकर नहीं रखना चाहिए। और फिर वो एक शब्द कहता है जो जिनू को चौंका देता है, अपग्रेडर। एडम एक सवाल लगता है, क्या आप एक ऐसे अवेगनर के बारे में जानते हैं जो दूसरे अवेगनर की एबिलिटी बढ़ा सकता हो? ये सुनते ही जिनू की आंखें फैल जाती हैं। अगले सीन में जिनू एडम के साथ एक गाड़ी में है और वो एक ऊंची बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। एडम कहता है, हम पहुंच गए। अंदर जिनू की मुलाकात एक और गोरे आदमी से होती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वो आदमी हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं डिप्टी डायरेक्टर माइकल कॉनर हूँ। जिनू जवाब देता है, मैं संग जिनू हूँ। एडम कहता है, ट्रांसलेशन मुझ पर छोड़ दीजिए। माइकल कॉनर सीधे मुद्दे पे आते हैं, मैं सीधी बात करूंगा संग जिनू। कॉनर एक फाइल जिनू की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये अमेरिका में इमिग्रेशन के पेपर हैं। वो बताते हैं, आमतौर पर इसमें 1 से 2 साल लगते हैं, लेकिन ये आपके लिए अलग है। बस 1 सेकंड, अगर आप हाँ कहें तो आप अमेरिकन सिटीजन बन सकते हैं। क्या ऑफर है? बहुत बढ़िया ऑफर है। जिनू थोड़ा हैरान होकर कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि एजेंट एडम ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ कोई जानकारी मिल सकती है। और वो मन में सोचता है, वो अवेकनर जो दूसरे की काबिलियत बढ़ा सकता है, अपग्रेडर। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? माइकल कॉनर की आवाज के साथ कहते हैं, सच कहूँ तो वो इंसान जिसके पास ये काबिलियत है वो यहीं मौजूद है। और वो अपने आदमी को आदेश देते हैं, मिसेस सेलनर को कमरे में लेके आओ। तभी दरवाजे से किसी के चलने की आवाज आती है और जिनू की आंखें चमक उठी हैं। अब कौन है ये मिसेस सेलनर? ये तो अगले चैप्टर में ही हमें पता चलेगा। सीन कुछ ऐसा है कि अमेरिका हंटर ब्यूरो वाले ना संग जिनू को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक खास लेडी को बुलाया है जिसका नाम है मिसेस सेलनर। कहते हैं कि मिसेस सेलनर दुनिया में एक अकेली ऐसी इंसान है जो दूसरे अवेकनर्स की ताकत को बढ़ा सकती है। जब जिनू उनसे मिला तो उसे भी लगा कि मिसेस सेलनर में कुछ तो अलग बात है, वो आम हंटर जैसी नहीं है। मिसेस सेलनर ने जिनू से कहा, देखो शायद तुम्हें मेरी बातों पर अभी यकीन ना हो, शुरू में किसी को नहीं होता। फिर वो कहती हैं, लेकिन एक बार जब तुम मेरी काबिलियत का अनुभव कर लोगे ना, फिर इसे छोड़ नहीं पाओगे। बड़ा गहरा राज लगता है ये। वो बताती हैं, हर अवेकनर की एक तयशुदा लिमिट होती है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मगर मिसेस सेलनर दावा करती है उनके पास एक तरीका है 3 स्टेज का, जिससे वो इस लिमिट को पार कराती है। उन्हें खुद भी ठीक से नहीं पता इसे जबरदस्ती का री अवेकनिंग कहें या फिर हंटर के पोटेंशियल यानी कि क्षमता को बढ़ाना। लेकिन ये जादुई शक्ति इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बहुत लंबे आराम की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर साल सिर्फ गिने चुने हंटर्स को ही ये मौका मिल पाता है। और फायदा कितना, कम से कम 20 से 30% तक ताकत बढ़ सकती है। जिनू भी सुनकर सोच में पड़ गया। अब समझ आया कि होंग डोंग सू जैसे ताकतवर हंटर क्यों सब कुछ छोड़ के अमेरिका चले गए थे। भला ऐसा मौका कौन छोड़ता। अमेरिकी लोग मिसेस सेलनर की पूरी हिफाजत करते हैं और उन्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम भी देते हैं। बदले में मिसेस सेलनर उनके चुने हुए हंटर्स का लेवल बढ़ाती है। यही वो गिफ्ट है जो वो जिनू को देना चाहते हैं। जिनू को लगा ये कोई गिफ्ट है या सोची समझी डील। अमेरिकी ऑफिशियल ने फौरन कहा, अगर तुम अमेरिका के हंटर बन जाओ तो सबसे पहले तुम्हें ये फायदा मिलेगा और हम तुम्हारी पसंद की किसी भी गिल्ड के साथ सेटिंग भी करवा देंगे। फिर वो बोले, आज तो हम बस पहला बटन खोलने में तुम्हारी मदद करने आए हैं, इसे एक तोहफा समझो, वो भी बिना किसी कीमत के। जिनू को याद आया मिसेस सेलनर ने कहा था एक बार ट्राई किया तो वो कभी इसे छोड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मिसेस सेलनर ने जिनू से कहा, मेरी आंखों में देखो, बिल्कुल ध्यान से, यही पहला कदम है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल मन ही मन मुस्कुरा रहा था, बहुत खूब, ये तो जाल में फंस गया। पहला स्टेज पूरा होते ही ये खुद हमें दोबारा कांटेक्ट करेगा। वो सोच रहा था कि जेजू लैंड का वो खतरनाक रेड जिसे जापान का सबसे बड़ा हंटर रियूजी गोटो भी नहीं संभाल पाया, उसे जिन्होंने अपनी एक अनसुनी अनोखी ताकत से चुटकियों में कैसे निपटा दिया। और फिर वो सोचने लगा, इस लड़के की ताकत की कोई आखिरी हद है भी या नहीं। और जैसे ही मिसेस सेलनर ने जिनू की आंखों में झांका, ओहो हो क्या हुआ होगा। उन्हें जिनू नहीं दिखा बल्कि उसके अंदर एक अंतहीन गहरा
अंधेरा एक भयानक अबिस नजर आया। मिसेस सेलनर को ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत गहरी अंधेरी खाई में गिरती चली जा रही हो और ऊपर से कोई विशाल डरावनी आंख उन्हें घूर रही थी। अचानक जिन्नू की आंखें तेजी से चमकी और कमरे में एक जोरदार डार्क एनर्जी का झटका महसूस हुआ। उनके बॉडीगार्ड्स ने फौरन जिन्नू पर अपनी बंदूकें तान दी और चिल्लाए, ओए क्या किया तुमने मिसेस सेलनर के साथ? लेकिन उनके सीनियर ऑफिशियल ने उन्हें बुरी तरह डांटा। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? जानते भी हो ये कौन है जिसके सामने तुम बंदूक दिखा रहे हो? जिन्नू ने बस इतना पूछा, क्या हुआ? फिर शांत होकर बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ऑफिशियल्स ने अपने एजेंट्स को समझाया, याद रखना अगर यही हरकत तुमने थॉमस आंद्रे या लुइजी गैंग जैसे हंटर के साथ की होती तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। मिसेस सेलनर बुरी तरह पसीने में भीगी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। मीटिंग को वहीं रोकना पड़ा। जिन्नू के जाने के बाद सीनियर ऑफिशियल ने मिसेस सेलनर से पूछा, मिसेस सेलनर आखिर हुआ क्या था? वो कांपती हुई आवाज में बोली, वो एक किंग है, एक बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर किंग। ऑफिशियल ने हैरानी से पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो नेशनल लेवल हंटर के बराबर है? मिसेस सेलनर ने नामे सिर हिलाया, नहीं, मुझे ठीक से नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले अनुभव नहीं किया। वो एक किंग तो है पर बाकी सभी किंग से अलग है। जब मैंने उसके अंदर झांका ना, यहाँ कहानी में एक गहरा सस्पेंस आता है। तो वो भी पलट कर मेरी तरफ देख रहा था। वो हंटर संग जिन्नू नहीं था जो मुझे देख रहा था, बल्कि उसके अंदर का वो आता कभी न खत्म होने वाला भयानक अंधेरा था। वो मुझे घूर रहा था। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मिसेस